एंडोक्राइन सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी कि एसीकॉन 2022 के 51वें वार्षिक कॉन्फ्रेंस की शुरुआत राजधानी जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में बुधवार को हुई, जिसका औपचारिक उद्घाटन 22 दिसंबर को राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने किया। ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर संजय सारण ने बताया कि एसीकॉन 2022 के साइंटिफिक कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में डॉक्टर प्रकाश केसवानी, डॉक्टर शैलेश लोढ़ा, डॉक्टर सुधीर भंडारी, डॉक्टर बलराम शर्मा, डॉक्टर प्रेम प्रकाश पाटीदार, डॉक्टर राजीव काशलीवाल, डॉक्टर मनोज खंडेलवाल, डॉक्टर अजय शाह उपस्थित रहे। कॉन्फ्रेंस में देश विदेश के 2000 डॉक्टर एक ही छत के नीचे जमा हुए हैं, जहां वह हार्मोन से जुड़ी हुई बीमारियों पर चर्चा के साथ ही इनसे बचाव व उपचार पर विचार साझा करेंगे। सर, एसीकॉन 2022 का आयोजन किया जा रहा है, 51वीं एनुअल कॉन्फ्रेंस है। किस तरह की तमाम चर्चाएं इसमें की जा रही है, किस तरह के सेशन रखे गए हैं और किस तरह के एक्सपर्ट है वो यहाँ अपने स्पीच वो दे रहे हैं और अपनी विषय पर बात रख रहे हैं। और ये क्या है? देखो, एसीकॉन है एंडोक्राइन सोसाइटी ऑफ इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस ना, एंडोक्राइन सोसाइटी ऑफ इंडिया कॉन्फ्रेंस इसको बोलते हैं। अभी जो हो रही है 51st एनुअल मीटिंग है एंडोक्राइन सोसाइटी ऑफ इंडिया की, इसमें देश और विदेश से बहुत सारे डॉक्टर्स आ रहे हैं। यहाँ पे हमारे टाइम पे इस एसीकॉन 51st जो एसीकॉन हो रही है, इसमें हमारे विदेशों से करीब 300 से 400 डॉक्टर्स आ रहे हैं। इसमें हम जो भी जितनी भी बीमारियां होती है हार्मोन से रिलेटेड, जैसे डायबिटीज, थायराइड, हड्डियां कमजोर हो जाना, लंबाई नहीं बढ़ना बच्चों की, इसके अलावा अपने पेट में जो अधिवक्र ग्रंथि होती है, जो अपने रिप्रोडक्टिव इश्यूज हैं, जो जननांग संबंधित बीमारियां हैं, इसके बारे में डिस्कशन होगा विस्तार से। इसमें जितने भी पिछले 2 साल में जो रिसर्च हुई है उसके पर विस्तार से चर्चा होगी, क्योंकि पहले कोविड की वजह से हम फिजिकल कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए थे। पिछले साल हुई थी बेंगलोर में, लेकिन वो हाइब्रिड किया था। कॉन्फ्रेंस के पहले दिन कई टॉपिक्स पर चर्चा और वर्कशॉप भी आयोजित की गई। डॉक्टर शैलेश लोढ़ा ने डायबिटीज और डॉक्टर प्रकाश केसवानी ने थायराइड जैसी बीमारी पर रोशनी डालते हुए बताया कि इन बीमारियों के रिवर्स यानी जड़ से मिटने पर चर्चा की गई है। डायबिटीज और थायराइड जैसी बीमारियों को लेकर लोगों में बहुत भ्रांतियां फैली हैं, जिन्हें दूर करने की जरूरत है। डायबिटीज के उपचार के साथ जागरूकता बहुत जरूरी है। इसके लिए अपने लाइफस्टाइल के साथ ही एक्सरसाइज और खानपान को लेकर अवेयरनेस जरूरी है। वहीं डॉक्टर केसवानी ने थायराइड के 2 प्रकार हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म के बारे में बताया। दोनों ही टाइप का डायग्नोसिस बहुत जरूरी है। इसके लिए समय रहते जांच करा लेना चाहिए ताकि बीमारी से बचा जा सके। इस बीमारी को जड़ से कैसे मिटाया जा सके, इस पर भी चर्चा की गई। नमस्कार, मैं हूं आशीष कुलश्रेष्ठ और आप देख रहे हैं संवाद। ये इस टाइम में बैठा हूं एसीकॉन 2022 में, जहां पे देश भर के डॉक्टर्स इकट्ठा होकर एक ऐसी बीमारी पर चर्चा कर रहे हैं जिस बीमारी को लेके भ्रांतियां ज्यादा हैं, डर बहुत ज्यादा है। डॉक्टर साहब, डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि डायबिटीज डायग्नोस ही नहीं होती है। इसके विषय में आप क्या कहेंगे? जी हाँ, डायबिटीज अगर हम बात करें भारत की, तो यहाँ पर लगभग 7.25 करोड़ लोगों को डायबिटीज है और इसमें से 50% लोगों को ये पता नहीं है कि उन्हें डायबिटीज है। एक्सीडेंटली डायग्नोस हो जाती है। तो डायबिटीज एक हिडन बीमारी कहा जाता है इसको, और ये साइलेंटली या सुप्तावस्था में शरीर में चलती रहती है। जब कोई टेस्ट कराता है अनायास, सर्जरी से पहले या किसी को कोई चोट लगी और हॉस्पिटल में एडमिट हुआ या कोई ब्लड डोनेट करने गया, तब टेस्ट कराते हैं तो पता लगता है। तो आदमी उस टाइम पे डॉक्टर साहब सबसे पहला सवाल ये करता है कि मैं तो मीठा खाता ही नहीं है, तो मुझे डायबिटीज कैसे हो गई? मीठा तो वैसे सभी लोग खाते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई कहे कि मैं मीठा नहीं खाता, तो मीठे से डायबिटीज का सीधा संबंध नहीं है। मीठा, क्योंकि एक 4 साल के बच्चे को भी डायबिटीज हो रही है आजकल, 3 साल के बच्चे को भी हो जाती है और बड़े व्यक्ति को भी डायबिटीज होती है। तो मीठा खाने से डायबिटीज का सीधा संबंध नहीं है। लेकिन जब मीठा आप बहुत अधिक खाते हैं तो केवल मीठा नहीं खा रहे हैं, मीठे के साथ चिकनाई भी जा रही है, कार्बोहाइड्रेट्स भी जा रहे हैं, तो वो शरीर का वजन बढ़ाते हैं और जब वजन बढ़ता है तो डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है। तो डायबिटीज जो है, डायबिटीज के लिए कहते हैं कि डायबिटीज बीमारी से कोई नहीं मरता, पर इसकी कॉम्प्लिकेशन से मरीज जो है वो चला जाता है। हाँ, डायबिटीज से शरीर का लगभग हर अंग प्रभावित होता है।
हार्ट पे इफेक्ट आता है, किडनी पे इफेक्ट आता है, मस्तिष्क पे आता है, नर्वस सिस्टम पे आता है, लिवर पे भी आता है, किडनी पे आता है। तो डायबिटीज से शरीर के सारे महत्वपूर्ण अंग प्रभावित होते हैं और डायबिटीज के ज्यादातर लोग हार्ट की प्रॉब्लम से कालग्रसित होते हैं। डॉक्टर साहब, डायबिटीज के लिए कहा जाता है कि डायबिटीज एक बार डायग्नोस हो गई तो आदमी को लगता है कि मेरे को पूरे जीवन इसकी दवाइयां खानी पड़ेंगी। डायबिटीज के मरीजों के लिए और देश में जिस प्रकार से मरीजों की संख्या एकदम से बढ़ी है, हिंदुस्तान नंबर 1 पे कहीं ना कहीं आने वाला है, इसमें आप लोगों को क्या सजेस्ट करोगे कि किस तरीके की जीवन शैली रखें और किस तरीके से अपना टेस्ट कराते रहें सो डेट उनको नुकसान जो है वो कम हो? हाँ, पहली बात तो ये कि समय पे टेस्ट कराते रहें ताकि आपको पता लगे कि आप किस स्तर पे हैं। शुगर अगर खराब चल रही है तो आप डॉक्टर से परामर्श लेके उसको सामान्य स्तर पे लाएं ताकि अंगों पे प्रभाव कम हो। और दवाई के अलावा जो दूसरे तरीके हैं डायबिटीज को कंट्रोल करने के, जैसे दिनचर्या में खान पान में परिवर्तन करना, समय पे सोना, समय पे उठना, एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना। व्यायाम में सबसे प्रमुख चीज है वॉकिंग, जिसे कहा जाता है कि ब्रिस्क वॉकिंग 45 मिनट प्रतिदिन। और जो वॉक नहीं कर सकते तो दूसरे तरीके से शारीरिक श्रम करें, चाहे जिम जाने वाले जिम जाएं, जिसको एक्सरसाइज करनी है एक्सरसाइज करें, एरोबिक्स करना है एरोबिक्स करें। किसी भी तरह का शारीरिक श्रम करना आवश्यक है डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। जब आपकी मसल्स अच्छी बनती हैं तो डायबिटीज अच्छी कंट्रोल होती है। तो व्यायाम, खान पान, उसके बाद दवा का नंबर आता है। ऐसी कौन 2022 आप पूरे देश से डॉक्टर्स यहाँ जुड़े हुए हैं आपके साथ में, क्या चर्चा चल रही है? डायबिटीज पे ये चर्चा चल रही है कि इसको रिवर्स कैसे किया जाए। रिवर्स मतलब आसान भाषा में? मतलब डायबिटीज किसी को हो गई, क्या ये खत्म हो सकती है? जैसे खांसी जुकाम होता है किसी को 7 दिन 10 दिन के बाद खत्म हो जाता है। वो निमोनिया होता है, वो 1 महीने के बाद एकदम नॉर्मल हो जाता है आदमी। लेकिन डायबिटीज एक जीवन भर चलने वाली बीमारी मानी जाती है सामान्यतः। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों में ऐसी चर्चा हो रही है, ऐसी रिसर्च आई है कि अगर बहुत बढ़िया लाइफस्टाइल पे ध्यान दिया जाए, दिनचर्या पे ध्यान दिया जाए, एक्सरसाइज की जाए, खाने को कंट्रोल किया जाए, वजन घटाया जाए, तो कुछ लोगों में, केवल हर एक के लिए ये नहीं है, कुछ लोगों में डायबिटीज वापस अपने सामान्य स्तर पे जा सकती है और वो व्यक्ति बिना दवाई के अपना काम मतलब अपना ग्लूकोज का स्तर सामान्य रख सकता है। इसको रिवर्सल ऑफ डायबिटीज या रेमिशन ऑफ डायबिटीज कहते हैं। देश भर से डॉक्टर इकट्ठे हुए हैं जो इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से इस डायबिटीज की बीमारी को जो किसी मरीज में हो गई है उसको वापस वो बीमारी जो है वो खत्म हो जाए उस मरीज के अंदर। लेकिन इसके लिए हाथ पैर आप ही को चलाने पड़ेंगे, डॉक्टर केवल आपको सलाह दे सकता है, बेहतरीन दवाई लिख सकता है। तो हमारे साथ लोढ़ा साहब ने हमको 2 चीजें सजेस्ट की हैं। पहली तो साहब कि हर आदमी को टेस्ट कराना चाहिए, समय पे टेस्ट कराते रहना चाहिए समय पे। और दूसरा, जिनके परिवार में है डायबिटीज, चाहे उस व्यक्ति को खुद को ना हो लेकिन निकट संबंधी को डायबिटीज है, तो बिना कुछ तकलीफ हुए भी अपना शुगर का टेस्ट करा लें। साल में एक बार कम से कम सभी को करा लेना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि आपको चलना है या शारीरिक श्रम जरूर करना है, चाहे आप डायबिटिक हो या डायबिटिक नहीं हो। तो ये है डॉक्टर शैलेश लोढ़ा जिन्होंने डायबिटीज के विषय में हमको बताया। इस एसिकॉन 2022 में आपकी मुलाकात और भी डॉक्टर से कराएंगे जिनकी उपलब्धियां उनके विषयों में है। अगली बार फिर मुलाकात करते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद। डॉक्टर साहब आपका धन्यवाद, जय हिंद। एसिकॉन 2022 में एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं और मेरे साथ है डॉक्टर प्रकाश केसवानी। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, एक ऐसी बीमारी डायबिटीज के विषय में लगभग सब लोग जानते हैं, एक ऐसी बीमारी है थायराइड जिसके विषय में लोगों के अंदर अभी जो क्या कहते हैं नॉलेज की बात करें, ज्ञान की बात करें, वो उतना नहीं है। और लोगों को जब ये बीमारी डायग्नोस होती है तो ये बीमारी भी डायबिटीज की तरह एक्सीडेंटली डायग्नोस होती है। किसी के कोई इचिंग हो रही है, कोई इचिंग की परेशानी लेके गया, वहां से पता लगता है थायराइड निकल आया। तो आप सबसे पहले आसान शब्दों में ये बताएं कि बीमारी क्या है और इस बीमारी के बचाव किस तरीके से हो सकता है। देखो, ये जो बीमारी है ये थायराइड की डिजीज, थायराइड नाम की ग्रंथि हर आदमी के गले में होती है। ये कुछ हार्मोन बनाती है जिसको थायरॉक्सिन बोलते हैं और ये हार्मोन शरीर की हर चीज को चलाते हैं। दिमाग स्पीड से काम करे, दिल स्पीड से काम करें, आंतें स्पीड से काम करें, बॉडी में मसल्स काम करें, एनर्जी आए, काम की ताकत आए और हर चीज यानी बाकी हार्मोन्स भी ठीक से चलें, पिट्यूटरी भी ठीक से चले, सारे हार्मोन्स को भी रेगुलेट करती है, दिल, दिमाग, आंतें, इन सबको, वजन को भी रेगुलेट करती है। तो ये सब चीजें ठीक से चलें, उसके लिए टाइम से तो इसका डायग्नोस हो और ना हो उसके कई कुछ जैसे पहले थी कि आयोडीन डेफिशिएंसी या हाइपोथायरॉयडिज्म, जो पहाड़ियों की तलाई का क्षेत्र था उसमें पानी के साथ आयोडीन बह जाती थी बारिश की वजह से,
तो वहां के बच्चों में पैदा होती यहाँ बड़ी सी गांठ होती थी जिसको गॉइटर बोलते थे, और पैदा ही वो हाइपोथायराइड होते थे। ये बात अगर करें तो आज से करीब 35 साल पहले। फिर ये रिसर्च हुई गई तो आयोडीन डेफिशिएंसी से है। फिर जो साल्ट का जो नमक में जो आयोडीन डालते हैं, तब गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई कि जितना भी नमक बिकेगा उसमें आयोडीन डाल के बेचेंगे, तो कम से कम ये बीमारी से बचाव होगा। आपने डॉक्टर साहब बहुत बड़ा विषय छेड़ दिया, इस पर हम बात करते हैं, लेकिन ये इस विषय से भटक जाएंगे। थायराइड जो ग्रंथि आपने बताई, ये अगर ज्यादा रिलीज कर रही है तो भी बीमारी है, और कम कर रही है तो भी बीमारी है। तो वो आप जरा बता दें कि अगर कम कर रही है तो क्या नुकसान है, और अगर ज्यादा कर रही है तो क्या नुकसान है? देखो, ये चीज हर चीज की मेटाबॉलिज्म और स्पीड को मेंटेन करती है। हाइपोथायराइडिज्म में हार्मोन कम बना तो हर चीज स्लो हो जाएगी, सोचने की क्षमता स्लो हो जाएगी, याददाश्त कम हो जाएगी, उसके आदमी चुप एक जगह बैठा रहेगा, सुस्त सा लगेगा, सुस्ती, थकान, कमजोरी, चमड़ी का सूखापन, और दिल की धड़कन जो नॉर्मली 80 बार होगी उसकी 60 या 50 बार होगी। उसके जो आंतें ठीक से चलनी चाहिए वो स्लो चलेंगी तो कब्जी हो जाएगी। उसकी चमड़ी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा तो सूखती रहेगी, पसीना आएगा नहीं, उसके हाथ पैर भी की मूवमेंट स्लो हो जाएगी। तो ये सब चीजें तब होंगी जब हार्मोन कम बनेगा। और दूसरी तरफ अगर हार्मोन ज्यादा बन गया तो दिल की धड़कन 80 की जगह 120 बार होगी। उसके जो हाथ एक जगह सुस्ती से पड़े उसकी जगह हाथ हिलते रहेंगे, तो हम सोचेंगे इसको कंपन हो रहा है। उसके चमड़ी जो सूखी है उसकी जगह पसीना ज्यादा होगी, उसको धड़कन, कंपन, पसीना, और जो कुछ खा रहा है वो मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट है कि वो सब कंज्यूम होता जा रहा है, खर्च होता जा रहा है और शरीर गलता जाएगा। कितना भी खाते जाओ दुबला होता जाएगा, जबकि हाइपोथायराइडिज्म में कम खाने के बावजूद वजन बढ़ेगा। तो बिल्कुल अपोजिट ये होती है चीजें। इसमें दिमाग तेजी से चलेगा तो आदमी बैठ ही नहीं पाएगा। मैं आज से बात कर रहा हूँ, दिमाग की ओर चल रहा है, मेरे को आप अकेला छोड़ देंगे, मेरे को कोई घबराहट सी, बेचैनी ये चलती रहेगी, क्योंकि मेरा दिमाग तेज चल रहा है। हाइपो का मतलब हो गया कम, और हाइपर का मतलब हो गया ज्यादा। दोनों ही स्थिति में दवाई दी जाती है। हाँ, दोनों ही चीजों को कंट्रोल करना जरूरी है ना। हाइपर को भी नहीं छोड़ सकते, वो बैठ ही नहीं पाएगा। हाइपर में आप दवा देते हो ज्यादा बनाने की, और हाइपो में देते हो ज्यादा बनाने की, हाइपर में देते हो कम करने की। डॉक्टर साहब, एक बड़ा अहम सवाल, क्या थायराइड जानलेवा है? थायराइड जानलेवा रूटीन में माइल्ड थायराइड नहीं है, पर अगर थायराइड को इग्नोर करें तो अब ऐसी स्थिति कम मिल रही है, ऐसे पेशेंट्स ही कम मिल रहे हैं, क्योंकि डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट बड़ा अच्छा अवेलेबल है। पहले ये होता था, हम अक्सर देखते थे खासकर सर्दी में, क्योंकि थायराइड हार्मोन की जरूरत सर्दियों में बढ़ती है कि ताकि हार्ट की रेट ठीक रहे, एनर्जी अच्छी पैदा होती रहे। तो वो हार्मोन इतना कम बनता था कि आदमी एक जगह पड़ा रहता था, सुस्त होता जाता था, जीभ मोटी हो जाती थी, आंखों में सूजन, चमड़ी सूख जाती थी, आवाज मोटी, और दिल की धड़कन धीरे धीरे कम होती 80 से 40 ठहर जाती थी, और उसको मिक्सिडीमा कोमा बोलते थे। और ऐसा मिक्सिडीमा कोमा अगर किसी को हो जाता था तो अच्छे सेंटर में, बेस्ट में भी माने तो 25%, बाकी जगह 30-40% लोगों की डेथ हो जाती थी। और ये बड़ी जानलेवा बीमारी थी। लेकिन अब पिछले कुछ सालों से टाइमली टेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि थायराइड का टेस्ट सब जगह अवेलेबल था। आज से 25 साल पहले जयपुर में सिर्फ 1 या 2 जगह पे होता था। अब तो गाँव में भी ब्लड आ जाता है और शहर से टेस्ट होकर मिल जाता है, और गोली भी। तो ये तकलीफ थोड़ी कम हो गई। लेकिन अगर जानलेवा नहीं भी है तो बाकी चीजों ऐसे कई है, जैसे दिल की झिल्ली में भी पानी भर जाता है हाइपोथायराइडिज्म से, कभी उससे डेथ हो सकती है। आदमी सुस्ती, थकान, ये तो आदमी की एफिशिएंसी काम की है, वो एकदम स्लो हो जाती है। बाकी जानलेवा कुछ कंडीशन में हो सकता है जो अब काफी कम होने लगा है। अगर कोई मरीज रेगुलर आपकी लिखी हुई दवा खा रहा है और हर 3 महीने से टेस्ट करा रहा है, हाँ, उसकी स्थिति अब आप कैसे देखते हो? देखो, अगर लकीली ये गोली में वही हार्मोन मिल रहा है जो खुद थायराइड बना रही है, उसकी हमको डोज देखती है, इसकी बॉडी की कितनी जरूरत है उतनी दे दी तो सारे फंक्शन उसके रिवर्ट भी हो जाते हैं। तो वो गोली लेकर के उसको नॉर्मल करके चलता रहे तो उसके शरीर में अब जो कोई तकलीफ है वो नई पैदा नहीं होगी। उसके नॉर्मल फंक्शन, ब्रेन के काम करने के, दौड़ने के, भागने के, या बाकी हार्मोन्स या बच्चे होना, ये सब नॉर्मल हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, अब एक बड़ा अहम सवाल, आपने नमक की बात छेड़ी। एक जमाना था जब नमक के लिए भारत सरकार ने योजना चलाई थी और उसका प्रचार और प्रसार भी किया गया था। उस समय दूरदर्शन और विविध भारती हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। बीमारी जो आपने अंग्रेजी में बताई वो आपने अपना नाम लिया, वो लेकिन उसको घींगा कहा गया। घींगा, बिल्कुल। ठीक है डॉक्टर साहब। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं आज दुनिया वापस उसी ट्रेंड पे जा रही है कि लोग ये कह रहे हैं कि आयोडीन के नमक से बीमारियां बढ़ रही हैं। तो आप इस स्टेटमेंट को कितना सही मान रहे हो कि भाई लोग फलारी नमक खाने जा रहे हैं आजकल? हाँ। तो
क्या सही है स्थिति? देखो, किसी टाइम में घेंघा और हाइपोथायराइडिज्म से जो बच्चे होते थे बेचारे बहुत ही दुखी रहते थे और उनको बचाना ठीक था, और इसलिए ये पॉलिसी लाई गई गवर्नमेंट की तरफ से कि नमक है, और उस चीज में जो लोगों को आयोडीन की कमी थी उस एरिया के लोगों की रिकवरी भी बहुत अच्छी हुई। पर बाय चांस इन्हीं पिछले 20 सालों में थायराइड की तकलीफें भी बढ़ गई। एज सच ऑटो इम्यून डिजीजें वो भी बहुत बढ़ी हैं, थायराइड भी बढ़ गई। अब ये भी लोग कहते हैं कि साहब आयोडीन ज्यादा खाने से बढ़ रही है, पर ऐसा कोई प्रूफ नहीं है जिससे हम कहें कि आयोडीन ज्यादा खाने की वजह से अब हाइपोथायराइडिज्म हो रहा है या ऑटो इम्यून डिजीज हो रही है। ये तो प्रूफ है ना कि आयोडीन नहीं खाने से बीमारी होती थी। हाँ, पक्का। तो अगर आदमी आज नहीं खा रहा है तो हो सकता है 10-20-50 साल बाद में ये समस्या उसके परिवार में पैदा हो जाए। परिवार में है, बिल्कुल ये हो सकता है। खासकर ऐसी जगह पे अगर वो रहता है जहाँ पे कि पानी उस पे जो है धरती में ज्यादा आयोडीन नहीं है और उसमें से जो फसल उगेगी उस खाने में आयोडीन नहीं होगी तो आयोडीन की कमी उसको हो सकती है। तो ये हम बैठे हैं एसीकॉन 2022 में। दोस्तों, मैं आपसे केवल इतना कहूंगा, मेरी डॉक्टर साहब के साथ में भी चर्चा हो रही थी, तो ये एक्सपेरिमेंट करने का जो काम है ये हम डॉक्टर्स पे ही छोड़ देते हैं, ये साल में एक बार करते हैं। हाँ जी, और ज्यादा अच्छा भी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये चर्चा भी कर लेंगे, रिसर्च भी कर लेंगे, एक्सपेरिमेंट भी कर लेंगे, क्योंकि आपका और मेरा शरीर अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं बना है। आइए इसको मिलके स्वस्थ रखें। बिल्कुल बिल्कुल। और डॉक्टर्स से डरे नहीं, डॉक्टर्स को अपना एक अच्छा मित्र मानते हुए इनसे निरंतर परामर्श लेके ही अपना इलाज करें। डॉक्टर साहब, कोरोना की वजह से भी थायराइड पे कोई असर पड़ा है क्या, बढ़ा है क्या? थायराइड का कोरोना से हमारा एक टॉपिक भी है, डॉक्टर शशांक जोशी बोलेंगे कि कोरोना के बाद एंडोक्राइन डिजीजेस क्या हुई। वो नेशनल लेवल के एक स्पीकर भी हैं और कोरोना के खास वो वर्कर भी रहे, पूरे महाराष्ट्र में पॉलिसी बनाने के लिए। डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब का धन्यवाद करते हैं। डॉक्टर साहब, आप इसी तरीके से लोगों का इलाज करते रहिए, रिसर्च का काम आप पे छोड़ते हैं, अपने शरीर को हम एक्सपेरिमेंट की प्रयोगशाला नहीं बनाते। चलिए अगली बार फिर मुलाकात करते हैं, किसी बेहतरीन डॉक्टर साहब की मुलाकात कराते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से आए इंडोक्रोनोलॉजिस्ट और इंसुलिन पंप थेरेपी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर तरुण मिश्र ने एक वर्कशॉप में देश और विदेश से आए डॉक्टर्स को संबोधित करते हुए इंसुलिन पंप थेरेपी का लाइव डेमो दिया, ताकि वह मरीजों तक इसके फायदे पहुंचाने का काम कर सकें। इंसुलिन पंप एक डिवाइस है जो आर्टिफिशियल पैनक्रियाज की तरह काम करता है। यह डिवाइस शुगर पीड़ितों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, जो मरीज को डायबिटीज फ्री होना सुनिश्चित कर सकता है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।